Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is e-commerce and managing cash flow. It is your seventh session, beta. Now I am going to discuss you first of all commerce because whenever we start the definition of e-commerce, so first we should know that what is commerce. Okay? So, commerce is a division of trade and production which deals with the exchange of goods and services from producer to final consumer. ठीक है, ये कॉमर्स जो होता है एक तरह की ट्रेडिंग होती है जो कि आपके पास प्रोडक्शन सेक्टर से जो भी गुड्स होते हैं इन रॉ फॉर्म्स जब वो प्रिपेयर्ड होके फाइनल गुड्स की शेप में आपके पास जब रिसीव होते हैं देन वो कंज्यूमर तक पहुंचाना जो है वो जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉमर्स. इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट आई वांट टू आल्सो एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर. ठीक है बेटा, कस्टमर जो होते हैं वो पर्सन होता है जो बाय करता है समथिंग. और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो बाय कर रहा है बायर जो है वही उस चीज को यूज भी करेगा, यूटिलाइज करेगा. ठीक है. बट अगर इस सेंस से कोई पर्सन जो है कोई चीज जो है बाय करता है कि ये मैं खरीद कर उसके बाद इसको कंज्यूम करूंगा और यूज करूंगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंज्यूमर. ठीक है. दो तरह की बातें, कस्टमर वो है जो कि इस पर्पज से जो है बाय कर रहा है क्योंकि उसको वो चीज खुद यूज नहीं करनी है. ठीक है. दिस पर्सन इज कॉल्ड customer. But the person who buy particular goods or services with the concept that he will utilize it, that person is called consumer. Got it? तो कॉमर्स की बात आपको समझ में आ गई. कॉमर्स क्या है? इट इज लाइक अ डिवीजन ऑफ ट्रेड इन विच we can exchange goods and services from producer to final consumer. ठीक है. Now here is the definition of e-commerce और explanation of e-commerce. ठीक है बेटा. अच्छा, यहाँ पर ई कॉमर्स से मुराद जो है वो सिंपली हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज द इंटरनेट. अच्छा देखिए, अभी जो इस एरा में और अभी जो पेंडेमिक हमारा चल रहा है इसमें आपने बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि बाय एंड सेल की होंगी ऑनलाइन. ठीक है. तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि बेटा ई कॉमर्स ने वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो. ठीक है. ई कॉमर्स के थ्रू आपको जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है, हर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. अच्छा, जब आप ऑनलाइन की बात आती है, ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है, ई कॉमर्स की बात आती है तो फिर हमें इंटरनेट अवेलेबिलिटी भी चाहिए होती है. ठीक है. तो आपको पता है कि तमाम जो हमारे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू. ठीक है. ई कॉमर्स इज द परचेजिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट थ्रू विच ट्रांजेक्शंस और टर्म्स ऑफ सेल्स आर परफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. अब जैसे हम जो है एक ड्रेस मुझे ऑर्डर करना है ऑनलाइन. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नीड ऑफ अ सिस्टम और अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर. ठीक है. और उसके बाद उसके सेकेंडली मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? इंटरनेट की. ठीक है. देन मैं क्या करूँगी, जब मुझे इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी फिर उसके बाद मैं एडवर्टाइजमेंट देखूँगी उस पर्टिकुलर जो भी मेरा प्रोडक्ट मुझे रिक्वायर्ड है उसके ब्रांड्स को देखूँगी, उसकी अवेलेबिलिटी देखूँगी, उसकी प्राइजेस को मैं जो है वो कंपेयर करूँगी. बहुत ईजिली मैं एक घर में एक जगह बैठकर मैं पूरी मार्केटिंग कर लूँगी, उसकी मार्केट सर्वे कर लूँगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. एंड देन जो है उसकी प्राइजेस वगैरह तमाम चीज़ों जब मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि रीजनेबल है इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड ऑल्सो इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, तो मैं क्या करूँगी उसको प्लेस कर दूँगी इसका ऑर्डर. ठीक है. तो ई कॉमर्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स जो है वो हमें बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताती है थ्रू किसके? इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्किंग के. ठीक है. अच्छा, इसमें यहाँ पर बात की गई है टर्म ऑफ सेल्स आर परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली. तो आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करते हो तो वहाँ पर प्राइजेस होती हैं, उसके बाद आपको मूड भी दिया हुआ होता है कि हाउ टू डन योर पेमेंट. ठीक है. और टर्म ऑफ सेल्स भी दिया हुआ होता है. माइट बी पॉसिबल समटाइम्स ऐसा होता है, टर्म ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप
कोई चीज बल्क में परचेज कर रहे होते हो, सही इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हो, तो आपको एक जो है वो टर्म देते हैं। वो सेल्स टर्म ये होती है कि बेटा अगर आप जो हो वो विद इन 10 मंथ्स, लेट सपोज विद इन 10 मंथ्स जो है आप पेमेंट पुल कर दोगे तो यू विल गेट 2% डिस्काउंट, ठीक है। और अगर आपने विद इन 30 डेज या फिर आफ्टर 30 डेज पे ऑफ किया तो फिर आपको जो है नो डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह की डिफरेंट मल्टीपल जो होती हैं वो टर्म्स दी जाती हैं सेल्स की। वो तमाम चीज़ें भी जो है आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर जो है मैंशनड होती है, ठीक है। और बाय कोऑर्डिनेशन और बाय इंटरेक्शन विद द बायर और द सेलर यू कैन गेट एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस ऑल्सो द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मुझे एक ड्रेस परचेज करना था और मैंने उसके लिए जो है अप्रोच किया इंटरनेट के थ्रू सेलर को, तो उसमें क्या था, उसमें हमने बात की थी एक बिजनेस से या एक सप्लायर से। मैं बीइंग अ कस्टमर या कंज्यूमर जो है मैं बात कर रही थी, और मैं मेरा रिलेशनशिप उसके साथ कौन सा था, सेलर और कंज्यूमर का या कस्टमर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट वन इज बिजनेस टू बिजनेस, second one is business to consumer, third one is business to government, next is government to customer, next is consumer to consumer, and the last one is government to business, ठीक है। ये टाइप्स है। इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई चीज ट्रेड कर रहा है, दैट्स मीन बिजनेस टू बिजनेस टाइप ई कॉमर्स की हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बिजनेस से कस्टमर कोई जो है अप्रोच कर रहा है और वो उससे बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि हम जो है अभी बिजनेस टू कंज्यूमर की टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन डिटेल्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में क्या होता है बेटा, इट इज सिंपली डिफाइंड एज ई कॉमर्स बिटवीन कंपनीज, ठीक है। कंपनीज की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है, यहाँ पर इंटेल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल, ठीक है। अब इंटेल भी एक कंपनी है, डेल भी एक कंपनी है, ठीक है। अब इंटेल जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो डेल को जो है वो सेल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है, कॉमर्स ई कॉमर्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड B2B ई कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हिंस सेलिंग केचअप टू मैकडोनल्ड्स, ठीक है। अब हिंस एक अलग ब्रांड है, एक अलग बिजनेस है, और जो मैकडोनल्ड है वो एक अलग बिजनेस है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान क्या ट्रेडिंग हो रही है, कैचअप सेलिंग की, ठीक है। तो इन दिस वे अ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स विल बी कंडक्ट, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में क्या होता है, इट इज बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स, इन्वॉल्व कस्टमर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, परचेजिंग फिजिकल गुड्स और रिसीविंग प्रोडक्ट्स ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। ये बिल्कुल जस्ट सिंपल है कि आप जो हो अपना लैपटॉप ओपन करो और आपको जो है लेट सपोज आपको जो है बर्गर जो है वो खाना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपना सेल फोन ओपन किया, ठीक है। आप अपने ऐप पे गए और आपने वहां पर प्लेस किया ऑर्डर, ठीक है। तो अब अभी आप क्या हो, अब लेट सपोज आपने मैकडोनल्ड की बात ले लेती हूँ मैं, कि मैकडोनल्ड से आपको बर्गर जो है वो परचेज करना था, ठीक है, वो डिलीवर करवाना था। अब यहाँ पर क्या है, मैकडोनल्ड से आप अप्रोच कर रहे हो, मैकडोनल्ड इज अ बिजनेस, ठीक है, एंड यू आर द कंज्यूमर, क्योंकि आप उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने वहां पर जो है ऑर्डर प्लेस किया, आपके पास डिलीवरी आई, होम डिलीवरी हुई आपके पास, आपने उसको रिसीव किया, ठीक है, और उसको कंज्यूम किया। तो ये प्रोसेस में क्या है, आप कंज्यूमर हो, मैकडोनल्ड इज बिकम अ बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ई कॉमर्स हुई, ई ट्रेडिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडिंग हुई, एंड दिस ई ट्रेडिंग इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर ई ट्रेडिंग, ठीक है, या ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दी है, डेल सेलिंग मी अ लैपटॉप, ठीक है। अब डेल एक कंपनी है, वो अपना लैपटॉप मुझे सेल कर रहा है। अब मैं कौन हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं हूँ, ठीक है। तो डेल एक कंपनी है, वो एक कंज्यूमर को जो है अपना लैपटॉप सेल आउट कर रही है, दैट इज द टाइप ऑफ ई कॉमर्स विच इज बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स, ठीक है। इट इज बिटवीन द कंपनीज एंड द पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स एंड अदर गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस, ठीक है।
अब बेटा होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होता है बिजनेस और गवर्नमेंट की ई कॉमर्स किस तरह से होती है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी दी, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब बिजनेसेस को अपने टैक्सेस पे करने होते हैं, ठीक है, तो अब क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारा टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हम लोग जो है किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी हों, किसी भी जगह हों, अपने तमाम काम जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं, एट अ टाइम कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब टैक्सेस की बात आती है, टैक्सेस पे करने की, फाइल रिपोर्ट करने की, या गुड्स एंड सर्विसेज जो है किसी गवर्नमेंट की एजेंसीज को बेचने की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो बिजनेस टू गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। बिजनेस जो है अपने टैक्सेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है पे ऑफ कर लेता है, उनकी वेबसाइट पे जाकर फाइल रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है फ्रॉम द बिजनेस, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन ही वहां पर ऑर्डर प्लेस करेगा, एंड देन द बिजनेस विल प्रोवाइड देम दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास बिजनेस टू गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस से अपना जो है वो ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है। इट इज बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल और कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास सेल फोन है, ठीक है, मैं इसको यूज करती हूँ, बट मुझे अब कोई और सा जो नोड है वो पसंद आ गया है, अब मुझे वो परचेज करना है, ठीक है, और उसके लिए मुझे इसको सेल आउट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है ऑनलाइन अपने इस सेल फोन की जो पिक्स वगैरह क्लिक करके, और जो भी मुझे वट एवर द अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो मैंने उसकी प्राइस टैग करके जो है मैंने लगा दिया कि मुझे इसको सेल आउट करना है, ठीक है। अब कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन जिनको मैं नहीं जानती, उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, वो सेटिस्फाइड हुए उस प्राइस से, उस प्रोडक्ट से, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनको वो चीज सेल कर दी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैं ना कोई बिजनेस थी, ना अदर पर्सन जिसको मैं वो बेच रही हूँ, सेल आउट कर रही हूँ, वो कोई बिजनेस था, ठीक है। हम दोनों कौन थे, मैं कंज्यूमर थी, मैंने उसको यूज किया था, कंज्यूम किया था, एंड अदर पर्सन वांट टू कंज्यूम इट। तो हम दोनों कंज्यूमर कंज्यूमर की क्या हुई, यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, दैट ट्रेडिंग इज कॉल्ड C2C ई कॉमर्स, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है। नाउ हियर इज द अनदर वन इज गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अब वो कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट से अप्रोच करना पड़ता है कंज्यूमर को, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। सो ई गवर्नेंस भी कहते हैं, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। The objective of this model is to provide goods and services, effective services to each citizen. The government provide the following facilities these citizen through websites, ठीक है। अब क्या प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सिटीजन को, इंफॉर्मेशन वगैरह, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय द सिटीजन, ठीक है। डिफरेंट चीजें होती हैं बेटा। अब आप एक नॉर्मल सी बात ले लें, हमने CNIC की, ठीक है। अब CNIC आपको जब आपको जो है वो रिक्वायर्ड है कि अब आपको बनवाना है कुछ भी है, तो आपको उसकी सारी डिटेल्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी डिटेल्स कहाँ मिल जाएंगी, आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएंगी। वो इंफॉर्मेशन आपको किसने प्रोवाइड की होगी, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की होगी अपनी एक लीगल वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल गवर्नमेंट के ऐसे वेलफेयर सिस्टम्स हैं और डिफरेंट जो है उनकी सर्विसेज हैं जो कि सिटीजन यूटिलाइज करते हैं, और उसको किसके थ्रू करते हैं, थ्रू इंटरनेट करते हैं, ठीक है, थ्रू ई कॉमर्स करते हैं। ना गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स, अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है बिजनेस को जो है ट्रेडिंग प्रोवाइड करने में। सो गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द बिजनेस मॉडल दैट रेफर्स टू द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट देयर ओन बिजनेसेस, ठीक है। Government use business to government model website to approach business organizations. Such website supports auction, tenders and application submissions functionalities. ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज अबाउट टेंडर्स, ऑक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्योंकि फैसिलिटेट कर रही है बिजनेस को, उसको जो है ट्रेडिंग में जो है वो एड पहुंचा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है ना। हियर इज द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स।
ठीक है, अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है ई कॉमर्स का। वैसे तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम जो है थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक यू कैन सी हियर अ पर्सन हु इज यूजिंग हिज पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ही इज प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इंटरनेट। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो है उसका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी जो अमाउंट है वो चार्ज हो गई है। ठीक है, और वो जो ऑर्डर फॉर्म है, जो ऑर्डर उसने प्लेस किया था, वो कंप्लीट कर दिया गया है। ईमेल इज सेंड टू कस्टमर एंड मर्चेंट्स। अब उसका जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो चुका है, और इस पर्सन को जो है वो ऑर्डर की मेल जा चुकी है कि आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीटेड है। और इसी के साथ साथ उस कंपनी ने क्या किया, अपने वेयर हाउस में भी जो है वो एप्लीकेशन भेज दी कि ये ऑर्डर है और यू हैव टू फुलफिल इट। ठीक है, और जैसे ही वो वेयर हाउस में भी कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, उसकी शिपमेंट कर दी गई है। ठीक है, और वो शिपमेंट जो है फिर उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग जो है उस कस्टमर के पास, पर्टिकुलर कस्टमर के पास पहुंच गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक ई कॉमर्स का, जिसमें क्या होता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, देन यू हैव टू पे द अमाउंट थ्रू क्रेडिट कार्ड और योर अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद जो ऑर्डर प्लेस होता है, जो कंप्लीट हो जाता है आपका ऑर्डर दिया हुआ, तो उसके लिए आपको एक जो है इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है आपको एक ईमेल सेंड की जाती है। और एट दैट टाइम जो है वेयर हाउस में भी आपका जो ऑर्डर होता है वो फुलफिल हो चुका होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, वो शिपमेंट कर दी जाती है, एंड देन यू विल गेट द योर शिपमेंट ऑर्डर। ठीक है, now a consumer uses web browser to connect to the home page of merchants websites on the internet। ठीक है, सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है अपना वेब ब्राउजर। ठीक है, कि वो अपने घर से ही कनेक्ट कर ले उस मर्चेंट को। ठीक है, द कंज्यूमर ब्राउजेस द कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट फीचर्ड ऑन द साइट्स एंड सिलेक्ट्स आइटम टू परचेज। The selected items are placed in the electronic equivalent of a shopping cart। ठीक है, अब आपको क्या है, कस्टमर को पता चल गया, उसके बाद एक बहुत वास्ट फील्ड में जो है प्रोडक्ट्स की कैटलॉग होती है, वो उसमें से चॉइस करता है और अपनी उस बास्केट में डाल रहा होता है जो शॉपिंग कार्ट होती है। ठीक है, व्हेन द कंज्यूमर इज रेडी टू कंप्लीट द परचेज ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, शी प्रोवाइड्स अ बिल टू एंड शिप टू एड्रेस फॉर परचेज एंड डिलीवरी। ठीक है, आपको अपना होम एड्रेस भी बनाना पड़ता है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ आपने तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए, आपने सेलेक्ट कर ली होती हैं, देन यू हैव टू write down your address, home address of delivery। ठीक है, now when the credit card number is validated and the order is completed at the commerce server side, the merchant side display a receipt confirming the कस्टमर्स परचेज। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका क्रेडिट कार्ड नंबर से वैलिडेट हो जाती है, आपकी अमाउंट पेड ऑफ हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है, मर्चेंट के साइट पे जो है डिस्प्ले हो रहा होता है कि आपकी रिसिप्ट जो थी वो कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, द कॉमर्स सर्वर साइट देन फॉरवर्ड द ऑर्डर टू द प्रोसेसिंग नेटवर्क फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, so here is the complete of the process of e-commerce. Now here as I told you before that everything has pros and cons। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा ई कॉमर्स के कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू प्रॉस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, so here are some advantages of e-commerce, which is first one is faster buying and selling procedure। ठीक है, एज वेल एज इजी टू फाइंड प्रोडक्ट। अब क्या है, सबसे ज़्यादा जो आसानी है वो इस चीज़ की है कि आप बहुत क्विकली ईजिली जो है आप बाय और सेल कर सकते हो। उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया, और आप इजीली अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हो, ठीक है, तो आपको जो है उस शॉप को सर्च करने में बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शॉप को, बट through internet you just have to input your required product and you will find the number of brands of it। ठीक है, so that's why it is called it is the advantage that you can buy or sell fastly। ठीक है, your required product। now the second one advantage is buying and selling 24/7। शॉपिंग मॉल्स की अगर मैं कंपेयर करूं तो शॉपिंग मॉल्स का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उसको क्लोज होना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ई कॉमर्स की बात करते हो तो ये 24/7 ये ओपन होता है। ठीक है, आप
कभी भी किसी भी वक्त आपको चाहिए, आपको बाय करना है कुछ या सेल करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। मोर रीच टू कस्टमर्स, देयर इज नो थियोरेटिकल जियोग्राफिक लिमिटेशंस, ठीक है। बहुत ईजिली कस्टमर जो है वो अपने प्रोडक्ट से जो है मीट कर जाते हैं और उनको वो उनका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। देयर इज नो थियोरेटिकल जियोग्राफिक लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपको जो चीज़ चाहिए आप जस्ट इनपुट करो एंड देन यू विल फाइंड इट, ठीक है। लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत लो होती है और क्वालिटी सर्विसेज भी अच्छी होती हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट बेटा साइड सी बात है, अगर आप कहीं जाओगे तो आपको जो है अपना जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग होगा, एक्सपेंसेस अलग होंगे, आप वहाँ जाओगे, आपकी एफर्ट्स अलग लगेंगी, इस तरह से बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट हो जाती है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समथिंग विल बी एग्जिस्ट इन योर ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब आप जो हो अपने घर को लीव करके कहीं और जाते हो तो उस वक्त आपके घर में भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको पेंडिंग में करने होते हैं। तो ई कॉमर्स के थ्रू आप अपनी सेलिंग और बाइंग के साइड बाय साइड अपने होम चोर्स भी जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। No need of physical company setup. There is no need or no requirement of any existence of any physical company. ठीक है। Easy to start and manage a business. ठीक है। बहुत easy होता है स्टार्ट करना और मैनेज करना, इसमें ना ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है। और आप जो है बहुत इजीली जो है जस्ट एक वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो और लोगों को वेस और रोड मैप जो होता है वो शो करते हो कि हाउ टू purchase your particular product and then it will manage it, you have to manage it as a business, ठीक है। कस्टमर कैन इजिली सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट मूविंग अराउंड फिजिकली, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कस्टमर जो है वो इजिली प्रोडक्ट को जो है वो चॉइस कर लेते हैं अमंग डिफरेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब मैं अगर एक बात करूँ एक सोप की, तो सोप्स भी जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, ठीक है। तो कस्टमर जब देखते हैं उनको सबके तमाम सोप्स के फीचर्स पता चल गए, क्वालिटी पता चल गई, क्वांटिटी पता चल गई और प्राइजेस पता चल गई, फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो है वो रिकनसाइल किया, उसको देखा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो उनको ज़्यादा बेटर होगा उनके अकॉर्डिंगली, देन वो जो है उसको चॉइस करके उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको फिजिकली मूव करना नहीं पड़ता कहीं पर, देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकली मूवमेंट, ठीक है। नाउ देयर आर सम कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स विच इज अनएबल टू एग्जामाइन प्रोडक्ट्स पर्सनली, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि समटाइम्स आपने देखा होगा अगर इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपने देखा होगा कि आप अगर कोई चीज़ देखते हो जो कि आप वेबसाइट पे देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा क्लास का है और बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी वाइज लग रहा है, बट जब वो चीज़ आपके घर पर आती है तो आपको पता चलता है कि नहीं ये तो वो नहीं है जो हमने पिक्चर में देखा था, है ना। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई फेस्ड इट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है ई कॉमर्स का कि हम लोग जो होते हैं वो इंडिफरेंस होते हैं इस चीज़ को जो है कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कि प्रोडक्ट पर्सनली हमने एग्जामाइन नहीं किया है तो पता नहीं वो ठीक होगा भी कि नहीं, ठीक है। और मैनी ऑफ दी पीपल जो है वो इस चीज़ से फिर वो बैकअप कर जाते हैं और वो जो है ऑनलाइन को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। नॉट एवरीवन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि आज के एरा में भी हमारे हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको अवेल नहीं करते और ना उनको यूजेज आता है इसका, ठीक है, ना ही उनके पास कनेक्टिविटी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो है घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेलियर हो जाती है, देन इन दिस वे वी कैन नॉट गेट इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं जो हमारे साथ हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ई कॉमर्स हम चाहते हैं और नहीं कर पाते। लेट सपोज अगर मैंने सोचा कि कल मैं जो हूँ वो एक ऑर्डर प्लेस करूँगी, मैंने बहुत अच्छा सा कुछ देखा है और मैं कल ही ऑर्डर प्लेस करूँगी, कल किसी की बर्थडे पार्टी है, मैं उसमें वो डील प्लेस कर लूँगी, ठीक है, लेट सपोज इट। और उसके बाद फिर मेरे वेरी नेक्स्ट डे जो है पूरे दिन घर में लाइट नहीं हुई या इंटरनेट की कोई जो है वाईफाई कनेक्टिविटी का कोई इशू हो गया जिसकी वजह से मैं वो चीज़ नहीं बाय कर पाई ऑनलाइन, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पर आके ये डिसएडवांटेज है कि आपको एक जो है कॉन्फिडेंस था कि आप ये चीज़ कर लोगे बट आप नहीं कर पाए ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट, ये इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इशू, ठीक है। कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो स्पैमिंग, स्कैमिंग, स्पूफिंग, थेफ्ट, इन तमाम चीज़ों के जो है वो अंडर ना आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका कोई अदर पर्सन मिसयूज़ कर सकता है आपके क्रेडिट कार्ड को, ठीक है।
तो इस तरह के जो मसले होते हैं, इससे भी लोग जो है अवॉइड करने के लिए ई कॉमर्स को प्रिफेयर नहीं करते कि ऐसा ना हो उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो कैप्चर्ड हो जाए या फिर उनका जो है क्रेडिट कार्ड थेफ्ट हो जाए और उनका नंबर थेफ्ट हो जाए और कोई मिसयूज कर ले उसको। तो इस वजह से भी लोग जो है वो ई कॉमर्स को प्रिफेयर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल। मैकेनिकल फेलियर्स कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द टोटल प्रोसेस। ठीक है, समटाइम्स मैकेनिकल फेलियर्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू है, सिस्टमैटिक इशू है, ठीक है, ऑनलाइन कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने से जो है वो में जो है हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। तो इस तरह के कोई भी इश्यूज होंगे तो ये इट विल आल्सो बी द कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ना thing must consider before launching e-commerce. There are some things which must be considered before launching e-commerce. The first one is research and planning. ठीक है, अच्छा बेटा देखिए, वैसे होता ये है कि जब हम कोई भी किसी भी बात की चीज की बात करी, कोई भी सिस्टम हम स्टार्ट करने जाते हैं तो फर्स्ट वी मस्ट रिसर्च और फोरकास्ट और प्लान अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, हमें चाहिए कि हम पहले उसकी फोरकास्टिंग कर लें, उसको रिसर्च कर लें, मार्केट सर्वे कर लें कि वो जो पर्टिकुलर थिंग हम करने जा रहे हैं बिजनेस के तौर पे वो हमारे लिए फेवरेबल है भी कि नहीं। ठीक है, द फॉरमोस्ट स्टेप टूवर्ड्स लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर इज टू डू योर कंप्लीट वर्क. You should do a market research that what product are trending and are not easily available in market. After that, pick the one out that you think you can easily sell out. ठीक है, अगर आपने इस तरह का कोई मार्केट सर्वे किया है, मार्केट रिसर्च की है और आप इस नतीजे में पहुंच गए हो कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है बट इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, सो आई शुड लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, तो अगर आप फिर इस तरह के किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में जो है जब लॉन्च करोगे तो क्या होगा बेटा, उसकी आपके बिजनेस में जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, अवेलेबिलिटी भी आप क्योंकि दे रहे होगे तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे, आपकी तरफ नंबर ऑफ कस्टमर जो है और कंज्यूमर ज़्यादा मल्टीपल होते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ द फाइंडिंग राइट डोमेन नेम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट अ परफेक्ट डोमेन नेम फॉर यू ऑनलाइन स्टोर. You must be very careful about it as folk don't like to waste their time on websites. They are complicated, not user friendly or designed poorly. ठीक है, आप अपने जो पर्टिकुलर जो ऑनलाइन बिजनेस का नाम रखो वो इस तरह का रखो बेटा कि वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लोगों को जो है फाइंड आउट करने में बहुत ईजिली फ्रेंडली वो फाइंड आउट हो जाए और जो है आपको जस्ट एक क्लिक पे जो है आपका नेम सर्च करने से आपका स्टोर जो है, आपका बिजनेस जो है लोगों के सामने प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, टेस्टिंग मार्केटिंग. Before launching, test marketing for your product is an important step. Try different channels for marketing and find out that one that work well for you. ठीक है, आपको क्या चाहिए बेटा, टेस्टिंग करनी चाहिए बिफोर लॉन्चिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप जब लॉन्च करने जा रहे हो उससे पहले उसको इसलिए टेस्ट कर लो क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मार्केट में उसकी डिमांड है बट एक्चुअली है कि नहीं है। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड और एक्चुअल का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इससे पहले कि आपको बहुत बड़ा कोई लॉस बेयर करना पड़े और फेस करना पड़े, यू मस्ट टेस्ट अ मार्केट सर्वे एंड देन यू विल लॉन्च योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इंश्योरिंग सॉलिड फाउंडेशन. सॉलिड फाउंडेशन का मतलब ही बेटा यही है कि जब आप अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको लॉन्च कर रहे हो तो आप उसके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसे फीचर्स, ऐसी क्वालिटी और इतने रीजनेबल प्राइजेस में दो कि आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन हो अमंग द कंज्यूमर और कस्टमर. ठीक है, for creating solid foundation of the business you have to focus upon the product that you are offering in start and from there move up slowly and gradually. ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो, बना रहे हो, लोगों को लॉन्च कर रहे हो, उसके फीचर जिस तरह के दिखा रहे हो तो इट मस्ट बी लाइक इन दैट वे इन रियल लाइफ. ठीक है, वो रियलिटी में भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, अदरवाइज नो वन कंज्यूमर विल रिलाई ऑन यू. ठीक है, और इसके साथ साथ आपने एक मजे की चीज ये देखी होगी
कि जब भी कोई न्यू स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेस, उस वक्त उसका प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में होता है, बहुत आइडियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन विद द टाइम पेस क्या होता है, स्लोली और ग्रेजुअली इसकी जो क्वालिटी होती है वो कम होने लगती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो बेटा इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, अपनी फाउंडेशन को हमेशा सॉलिड रखें और जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिव रखें अपने प्रोडक्ट को। और मैं तो कहती हूँ कि आप लोग जो है जब भी कोई प्रोडक्ट जो है लॉन्च करें तो उसमें क्रिएटिविटी डे बाय डे लेकर आए, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंपटीशन बहुत टफ है। अदर जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे ज़्यादा जो है वो क्लेवर है और वो आपसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर है आपका, ठीक है। तो आप जब अगर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो याद रखिए कि आपका राइवल जो होता है वो आपके बराबर में ही होता है, ठीक है। सो now the last one is customer services as an investment। अच्छा, कस्टमर सर्विसेज एज एन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि आप ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे जो है कंसंट्रेशन दो, बल्कि आप अपने कस्टमर की सर्विसेज पे भी कंसंट्रेशन दो। हर कस्टमर को कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई कंप्लेन, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स को कि वो अपने कस्टमर सर्विस सेंटर्स ओपन करते हैं ताकि कस्टमर्स उनसे डायरेक्टली अप्रोच करें, अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करवाएं और फिर उससे आपको भी आइडिया हो कि आपको अपने प्रोडक्ट के साथ किस तरह की चेंजिंग लेकर आनी है या अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज हैं जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं उसको रिकनसाइल करके उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह के कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स बनाने चाहिए और जो है ताकि लोगों की कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स जो हैं, जो सीरियस मैटर्स हैं, वो भी लोग जो है आपसे जो है डिस्कस कर सकें। सो टू बिल्ड एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म वेयर पैट्रॉन्स कंप्लेंट्स एंड इश्यूज कैन बी रिजॉल्व इज टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ओके। सो होपफुली इट इज क्लियर टू यू द ई कॉमर्स। Now I am going to start the next one topic which is managing cash flow, ठीक है। Managing cash flow is also very important topic in the business point of view, so that's why I am going to start it as all. What is cash flow? First of all you have need to know that what is cash flow, ठीक है। बेटा कैश फ्लो जो होता है वो ये बताता है फ्लोइंग ऑफ मनी, ठीक है, कि कितना मनी इनफ्लो हो रहा है और कितना मनी आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इन टू एंड आउट ऑफ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक बिजनेस में अमाउंट ऑफ मनी जो है वो किस तरह से बाहर जा रहा है और वापस अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी आपके पास कितना हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। अब कैश फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। कैश इनफ्लो होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, कैश आउटफ्लो होना बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसेस भी मीट करने होते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू बियर द कैश आउटफ्लो एज वेल, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है। अभी तक हमने बात की कैश फ्लो की, अब कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या है और वो क्यों जरूरी होती है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि कैश इनफ्लो होती है, कैश आउटफ्लो होती है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि सारे पैसे कैश आउटफ्लो हो जाएं और यू डू नॉट हैव द मनी टू रन यूर बिजनेस, ठीक है, और आपके पास इतना इनफ मनी बचे ही ना कि आप अपना बिजनेस रन अप कर सको, सही है। तो फोरकास्टिंग, कलेक्टिंग, डिसबर्सिंग, इन्वेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द कैश, it is in needed for a company to operate smoothly. It helps to evaluate whether a shortfall or surplus in cash could potentially occur, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप पहले से फोरकास्ट करते हो कि आपके बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर जो है इतने एक्सपेंसेस आएंगे जिसके लिए आपको कैश की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप क्या करते हो, उतना कैश जो है कलेक्ट करते हो, सही है, और उससे अगर ज्यादा बच जाते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट में लगा लेते हो या कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट को प्लान करके उसमें लगा लेते हो, ठीक है। आप वेस्ट नहीं करते हो उस अमाउंट को, डमी अमाउंट नहीं बनाते, ठीक है। और इसके अलावा जो है कैश की एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो डेली बेस की जो आपके एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करने के लिए भी आपको कैश की ज़रूरत होती है। तो ये मैनेजमेंट जो होती है इसके थ्रू आप फॉरकास्टिंग करते हो कि आपको पूरे साल में कितने अमाउंट की ज़रूरत है। इट हैव टू एवेल्यूएट वेदर अ शॉर्टफॉल और सरप्लस इन कैश कुड पोटेंशियली अकर। और इसके अलावा ये भी आपको जो है इवेल्युएट करती है कि आपका इतना कैश इनफ है, ये सरप्लस में रहेगा या ये कम पड़ जाएगा, यू हैव टू गेट लोन इन फ्यूचर और इट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। ये भी आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट बताती है, ठीक है। नाउ हियर इज अ डायग्राम ऑफ कैश फ्लो कि कैश फ्लो
में इनफ्लो किस तरह होता है और कैश फ्लो में आउटफ्लो किस तरह होता है. इट इज द साइड ऑफ इनफ्लो. इंक्रीज इन कैश इज द साइड ऑफ इनफ्लो एंड डिक्रीज इन कैश इज द साइड ऑफ आउटफ्लो. ठीक है, आप यहाँ पर देखो अकाउंट रिसीवेबल लिखा है. ठीक है, आप कोई चीज किसी कस्टमर को जो है सेल आउट करते हो ऑन क्रेडिट, तो उसके अगेंस्ट आपको अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल मिलता है कि यू हैव टू रिसीव इट इन फ्यूचर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफ्लो, कैश इनफ्लो. कैश सेल्स कर रहे हो यानी सेलिंग कर रहे हो आप कैश पर, तो भी आपको कैश मिलेगा यानी आपके बिजनेस में आएगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो ऑन क्रेडिट, तो फिर आपको आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. यू हैव टू पे दैट अमाउंट इन फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी द कैश आउटफ्लो इन फ्यूचर. ठीक है. ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन कैश परचेजेस. ठीक है, अब आपको प्रोडक्शन सेक्टर के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए आपने कैश पे जो है वो परचेज किया है, तो दैट्स व्हाई कैश इन दिस केस आल्सो कैश विल बी आउटफ्लो. ठीक है, कैश आउटफ्लो होगा और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये सिनेरियो दिया हुआ है कि जिसमें कैश फ्लो में इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कैश इनफ्लोज, हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं. तो कैश फ्लो इनटू अ बिजनेस फ्रॉम, अब कैश बिजनेस में किस तरह से आता है, इनफ्लो किस तरह से होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहले तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया है मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट आपको कैश मिला. ठीक है, आपके बिजनेस में कैश आया. ठीक है. पेमेंट बाय डेटर, अगर कोई पर्सन है या कोई कंपनी है जिसने आपसे लोन लिया हुआ है, अब वो आपको पेमेंट कर रही है. ठीक है, या फिर आपसे उधार पे लिया हुआ था, ऑन क्रेडिट लिया था, अब आपको पेमेंट कर रही है, तो इन दिस वे भी आपके पास कैश आ रहा है. मनी रिसीव फ्रॉम लोन फॉर बैंक, फ्रॉम बैंक. ठीक है, पैसे आपने मनी लोन आपने अप्लाई किया हुआ था बैंक में, अब आपको लोन मिल रहा है, तो इस शेप में भी आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक में अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी, उसका डेली आपको ईयरली अगर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैश इनफ्लो. ठीक है. सेल्स ऑफ एसेट, अगर आप अपने एसेट्स को सेल आउट कर रहे हो, तो आप अगर सेल आउट करोगे तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास कैश आएगा. ठीक है. नाउ what are the cash outflows, some outflows are also here. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस. ठीक है, अगर आप कोई चीज प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हो, यू हैव रिक्वायर्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल यू हैव टू पे ऑफ द कैश. ठीक है, इन दिस वे कैश विल बी आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, और इन साइड बाय साइड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस जो है उससे अगर हम एम्प्लॉयज की करेंगे तो भी हमारे बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा. ठीक है. मनी पेड टू क्रेडिटर. ठीक है, अब आपने बैंक से लोन लिया था लेकिन अब आपको उनको पे ऑफ करना है, दैट्स व्हाई कैश विल बी आउटफ्लो फ्रॉम योर बिजनेस. ठीक है. मनी यूज टू रिपे लोन टू द बैंक. ठीक है, अब आपने लोन पूरा ले लिया था, अब आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड हुआ है, अब आपको जो है वो लोन की अमाउंट पे ऑफ करनी है बैंक को, तो इन दिस वे मनी विल ऑल्सो बी आउट फ्रॉम योर बिजनेस. पेमेंट ऑफ रेंट, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने बिल्डअप किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, उसकी जो प्लेसमेंट है, बिल्डिंग है, वो रेंट की है, तो आपको उसका रेंट भी पे ऑफ करना है. इन दिस वे मनी विल बी आउट फ्रॉम बिजनेस. बाइंग एसेट, आपको एसेट्स बाय करने, आपकी बिजनेस में आपको लग रहा है कि ये प्लांट जो है वो कम है या इसके जगह ये वाला प्लांट होना चाहिए, यू हैव रिक्वायरमेंट टू बाय द पर्टिकुलर प्लांट और एसेट, तो इसमें क्या होगा, आप जब बाय करोगी कोई चीज तो उसके अगेंस्ट आपको पे ऑफ करना होगा कैश. ठीक है, इन दिस वे द मनी विल बी गेट आउट फ्रॉम योर बिजनेस. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, लोन में जो पेमेंट कर रहे होते हैं इंटरेस्ट की, इन दिस वे विल मनी विल ऑल्सो बी आउट फ्रॉम योर बिजनेस. ठीक है. नाउ द डिफरेंस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. बेटा इसका आप ये समझ लें कि आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है तो इट इज गुड फॉर योर बिजनेस, बट आउटफ्लो होता है तो इट विल नॉट गुड फॉर योर बिजनेस. ठीक है, अब आपके बिजनेस में अगर जो है इनफ्लो की अमाउंट ज्यादा है कंपैरेटिवली आउटफ्लो के, लेट सपोज मैं कहती हूँ मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपीज जो है वो इनफ्लो हुए हैं और 80,000 रुपीज आउटफ्लो हुए हैं, दैट मीन्स 20,000 रुपीज मेरे पास अभी भी प्रॉफिट में बच रहा है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये अमाउंट जो होगी जिसमें इनफ्लो, कैश इनफ्लो आपका ग्रेटर होगा कंपैरेटिवली कैश आउटफ्लो के, दैट साइन इज कॉल्ड प्रॉफिटेबल साइन और इट इज फेवरेबल. बट इफ कैश आउटफ्लो विल बी ग्रेटर देन द कैश इनफ्लो, अगर कैश आउटफ्लो आपका ज्यादा होता है कैश इनफ्लो से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस से 1 लाख रुपए चले गए और आपके बिजनेस में आए सिर्फ 80,000 रुपए, मतलब क्या है कि 20,000 रुपए भी आपको फर्दर और फेस करने लॉस के सूरत में और आपको पे ऑफ करना है. देयर इज नो एनी प्रॉफिट बट यू हैव टू ऑल्सो पे ऑफ योर लोन्स एक्सेट्रा.
ठीक है। तो इन दिस केस अ बिजनेस इज कंसीडर अनहेल्दी, ठीक है। और अगर जो है इनफ्लो ज्यादा होगा तो इन दिस केस द बिजनेस विल बी कंसीडर एज अ हेल्दी बिजनेस, ठीक है। नाउ कैश फ्लो फोरकास्टिंग। कैश फ्लो फोरकास्टिंग enables you to predict peaks and troughs in your cash balances, ठीक है बेटा। फोरकास्टिंग हर चीज की बहुत जरूरी होती है और कैश फ्लो की तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में लिक्विडिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज जो है बिजनेस जो है उसी वक्त स्टॉप हो जाता है। तो फोरकास्टिंग इसलिए जरूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो ऑपरेशनल आपकी एक्टिविटीज चलेंगी, उनमें आपकी कैश रिक्वायरमेंट कितनी होगी और इसके अगेंस्ट आपके पास कैश इनफ्लो कितना होगा और कैश आउटफ्लो कितना होगा। अगर आपको ये पता है, आपने फोरकास्ट किया हुआ है, तो आपको अगर आपके इन फ्यूचर आपको लगता है कि कैश जो है वो आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, तो इसके लिए फिर आप कुछ और रेमेडी करते हो, या तो लोन लेते हो या किसी तरह से पैसे कलेक्ट करते हो ताकि आपकी बिजनेस को स्टॉप ना लगे और आपका बिजनेस कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो इसलिए आपकी कैश फ्लो की फोरकास्टिंग बहुत कंपलसरी होती है। मैनी बैंक्स रिक्वायर्स कैश फ्लो फोरकास्ट बिफोर कंसीडरिंग अ लोन, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आप लोन के लिए जाते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो आपसे बैंक जो है वो रिक्वायर्ड करता है कैश फ्लो फोरकास्टिंग, ठीक है। क्योंकि वो भी ये देखना चाहता है आपका बिजनेस जो है वो क्या सरप्लस पे चल रहा है या डेफिसिट पे चल रहा है, ठीक है। कभी भी बैंक ऐसे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को लोन नहीं देता जो डेफिसिट में चल रहे होते हैं, जो डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा उन बिजनेसेस को लोन दिया जाता है जो कि सरप्लस में होते हैं, जो कि बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है। Now, here is the cash flow process. There are some process of cash flow. Customer to order process, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर करता है, देन सप्लायर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन ऑर्डर फुलफिलमेंट, देन इनवॉइसिंग एंड देन क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी एज सून एज अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही कस्टमर प्लेस करता है ऑर्डर, आपको अपनी स्पेंडिंग स्टार्ट करना शुरू कर देनी होती है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। स्टाफ टू रन द बिजनेस, स्टाफ को देना पड़ता है रन करने के लिए बिजनेस को, कि भाई स्टाफ होगा, लेबर फोर्सेस होंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी को कोई एक्टिविटी में लेकर आएगा। प्रीमिसेस कॉस्ट, रेंट वगैरह देना होता है, स्टॉक ऑन हैंड और टू द ऑर्डर, ठीक है। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी कैश फ्लो चाहिए होता है, ठीक है। Now the first one is cash flow forecast. Forecasting बहुत ज़्यादा important है बेटा, as I told you. Ensure you know the payment term of your customer and suppliers. First of all, you must know the payment term. जैसे मैंने आपको sales term का बताया था, payment term is also like in that way. पेमेंट टर्म क्या है बेटा, कि आप अपना पर्टिकुलर गुड्स जब किसी को बेच रहे हो, सेल आउट कर रहे हो ऑन क्रेडिट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसको पेमेंट टर्म्स का पता है कि नहीं। हो सकता है कि आपकी टर्म्स कुछ इस तरह की हो कि आपने बोला कि अगर 10 डेज आप अगर पेमेंट करता है आपका कस्टमर, तो आप यू विल गिव हिम 2% डिस्काउंट। लेकिन अगर 30 डेज के बाद करेगा तो फिर यू विल नो ऑफर हिम एनी डिस्काउंट, ठीक है। और सप्लायर के लिए भी एज वेल एज द सेम केस, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेमेंट टर्म्स की होती हैं। इसमें ये भी होता है बेटा कि आप जो हो ये भी देख रहे होते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी है और रेवेन्यूज कितने, ठीक है। एक्सपेंसेस और जो है आपकी रेवेन्यूज या इनकम्स को आप देख रहे होते हो ना, कंपेयर कर रहे होते हो। कोई भी बिजनेस ऐसा तो स्टार्टअप नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता कि आपका बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा हो और आप अपनी जो है पॉकेट से लोगों को पैसे दे रहे हो और देयर इज नो प्रॉफिट यू रियलाइज इन योर होल लाइफ ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास फोरकास्टिंग में, इसलिए आपको फोरकास्ट किया जाता है कि आप ये चेक एंड बैलेंस कर लो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है या बिजनेस जो है या आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, और उसको रिकनसाइल करो और कंपेयर करो कॉस्ट से, एंड देन यू विल गेट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग द होल ईयर, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज सप्लायर नेगोशिएशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गेट सेवरल कोड्स टू कंपेयर प्राइजेस, ठीक है। अब क्या करते हो आप, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड सप्लायर्स होते हैं और आपको उनसे निगोशिएशन करनी हो रही होती है कि भाई किस तरह से क्या पेमेंट टर्म होगी, आप किस तरह से अवेलेबल होगी, कितनी जगह पर आप हमारा प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो फ्लो करोगे, सही है। इंश्योर दैट यू हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर लार्ज सप्लायर, ठीक है। आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो ज़्यादा सप्लायर से होने चाहिए। ओनली पे फॉर गुड्स व्हेन ड्यू और पे अर्ली इफ डिस्काउंट आर ऑफर्ड, ठीक है। नाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। ओनली बाय स्टॉक व्हेन यू हैव अ कस्टमर ऑर्डर, ठीक है। बल्क में ऑलरेडी लेकर रखना, आइडल बना देना है मनी को,
आप जो है उतनी ही इन्वेंट्री को परचेज करो जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने का ऑर्डर आया है, ठीक है। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया उसी वक्त आप इन्वेंट्री बाय कर लो। उससे ये होगा बेटा कि आपकी कैश जो है वो किसी एक जगह पर जो है इस वेयर हाउस में इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री के शेप में जो है वो एक आइडल मनी बन के नहीं रहेगी, बल्कि आप उस मनी को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। Ask supplier for consignment stock. Ensure you use space effectively to reduce storage cost. ठीक है। आपको ये भी देखना होता है कि आपने जो स्पेस लिया हुआ है, वेयर हाउस लिया हुआ है, तो वो ऐसा तो नहीं है वो बहुत बड़ा है, उसका रेंट इसलिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको उसका एक छोटा सा पोर्शन ही यूज करने को मिलता है और बाकी का आप ऐसी फ्री छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी देखना होता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो हमें मेजर करनी होती है, रिड्यूस करना होता है कॉस्ट को। तो इन दिस वे वी हैव टू रियलाइज इट दैट द स्पेस इज इनफ और नॉट फॉर आवर पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज और नॉट, ठीक है। डू नॉट सेट अप प्रेमिसेस टू फार अवे फ्रॉम योर कस्टमर्स, ठीक है। प्रेमिसेस बिल्डिंग जो हो बिजनेस की वो ऐसी जगह ना हो कि वो कस्टमर से इतनी ज्यादा फार हो जाए कि लोग सोचें कि इससे अच्छा हम कोई अदर प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर लें, ठीक है। Now, the customer perform a credit check on a large customers or provide discounts for customers to pay early, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है हमें जो पेमेंट टर्म्स थी उनमें कस्टमर्स को अगर हम जो है वो अर्ली गेट करने के लिए अपनी पूरी फुल अमाउंट को उनको एक अट्रैक्शन देना होता है जो एक डिस्काउंटेड टर्म होती है, ठीक है। अब उसमें ये करना होता है बेटा कि उनको हम पेमेंट टर्म बताते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आप जो हो वो विद इन 10 डेज जो है अगर आप अपनी फुल पेमेंट करते हो तो वी विल गिव यू सम डिस्काउंट, ठीक है। और अगर जो है 30 डेज में पे ऑफ करोगे तो सो देयर विल बी नो डिस्काउंट। इन दिस वे अ बिजनेस कैन गेट इजीली देयर होल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि अच्छा है डिस्काउंट मिले तो वो जल्द से जल्द जो है वो चीज़ पे ऑफ कर दें, ठीक है। बी क्लियर अबाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। बेटा हमेशा याद रखें कस्टमर से कभी भी हिडन चार्जेस मत करें, उनको हमेशा क्लियरली बताएं चार्जेस के बारे में, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट चार्ज आपको पता है कि अगर लेट पेमेंट होगी तो उसमें इंटरेस्ट के चार्जेस होंगे, उसमें लेट फीस के चार्जेस होंगे, तो यू मस्ट क्लियर इट टू द कस्टमर फर्स्ट, ठीक है। अदरवाइज जो है कस्टमर्स का जो एक बिलीव होता है आपसे, जो ट्रस्ट लेवल होता है वो जो है फिर ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सप्लेन पेमेंट टर्म्स एज आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट द पेमेंट टर्म, इट इज लाइक इन दैट वे, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉन्टैक्ट टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको उनसे एक बहुत अच्छा जो है वो ताल्लुक वो जो है वो बिल्डअप करना पड़ता है ताकि आपका और कस्टमर का बहुत अच्छा जो है वो रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग रहे और कस्टमर कहीं और डाइवर्ट ना हो सके। नाउ द ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब आपने देख लिया कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। नाउ इंश्योर कस्टमर ऑर्डर्स आर वर्कड ऑन एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आपको मिले आपको चाहिए कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रियोरिटी पे उसको कंप्लीट करो। यूज स्केजुलिंग सिस्टम्स टू इंश्योर ऑर्डर्स आर ट्रैक, ठीक है। स्केजुअल सिस्टम को जो है वो कंसीडर करना चाहिए व्हेन यू हैव द बल्क क्वांटिटी ऑफ कस्टमर, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके पास स्केजुलिंग होगी तो आपको पता होगा कौन से कस्टमर ने किस वक्त ऑर्डर प्लेस किया था, उसकी क्या टाइमिंग है, फॉर द शिपमेंट कंप्लीशन की क्या टाइमिंग है। तो इसका इस तरह से स्केजुलिंग सिस्टम होना चाहिए। क्वालिटी चेक गुड्स एंड सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। जब आप डिलीवर कर रहे हो उससे पहले आपको चेक करना पड़ता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। कंफर्म कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद योर गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपने गुड्स को प्लेस कर दिया वहाँ पर कस्टमर ने रिसीव कर लिया उसको, उसके बाद उनसे फीडबैक जरूर लीजिए कि उनको आपका कस्टमर को आपके गुड्स और सर्विसेज कैसे लगे। आस्क कस्टमर्स अकाउंट टू रेज एन इनवॉइस इमीडिएटली अपॉन डिलीवरी। सेंड इनवॉइस विद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आपको क्या करना है, इनवॉइस उसी वक्त बनाकर जो है गुड्स के साथ जो है उसको प्लेस करनी होती है, उनसे उनका अकाउंट्स पूछना होता है। पे स्टाफ इंसेंटिव फॉर गुड्स क्वालिटी फास्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। और स्टाफ को भी अपने जो है वो पेमेंट करें आप इंसेंटिव्स के तौर पर। अगर उन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है, कस्टमर आपका सेटिस्फाई है और उसने बहुत ऑन टाइम डिलीवरी दी है, तो आपको चाहिए कि अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए उनको भी कुछ इंसेंटिव्स दें, ठीक है। नाउ हियर इज द इनवॉइसिंग।
इंश्योर दैट यू इनवॉइस इमीडिएटली आफ्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट। ठीक है, आपको पता है कि ऑर्डर फुलफिल हो गया है, अब जो है आपको बहुत इमीडिएट एक्शन के साथ जो है इनवॉइस को प्रिपेयर करना होता है। मेक श्योर दैट द इनवॉइस डिटेल आर एक्यूरेट, कोई उसमें जो है कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हुई भी हो। मेक श्योर यू हैव द राइट कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस, इसको भी आप जो है कंसीडर करेंगे कि क्योंकि आपके पास बल्क क्वांटिटी में जो है कस्टमर्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स ह्यूज होते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप राइट पर्सन को विद राइट कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल जो है वो इनवॉइस सेंड कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कोई और कस्टमर की इनवॉइस किसी अदर कस्टमर को चली जाए। सेंड द इनवॉइस ऑन ईमेल एज वेल एज पोस्ट। ठीक है, आप ईमेल के थ्रू भी उनको सेंड करो और उसके साथ जो है उसको उनको हार्ड कॉपी पोस्ट भी करो। ठीक है, ये दोनों चीजें करना बहुत कंपलसरी होता है। कंफर्म विद द कस्टमर दैट दे हैव रिसीव्ड द इनवॉइस। After placing or sending the invoice, you must confirm it from your customer that they have received it or not. ठीक है, confirm that there are no issues with the invoice। कस्टमर से फिर आप ये भी कंफर्म करो कि आपको इसमें कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, आस्क व्हेन द इनवॉइस विल बी पेड। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आप ये उनसे पूछो कि आप कब तक इस इनवॉइस को पे ऑफ करोगे, या फिर आप उस इनवॉइस में खुद जो है वो एक्सपायरी लिख दो कि इतने टाइम तक जो है ये पे ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ द क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल बेटा इस तरह से हो सकता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हम जो है सिर्फ और सिर्फ ऑन कैश काम नहीं करते, हम क्रेडिट में भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर ये होता है बेटा कि बहुत चांसेस होते हैं कि आपके पास कि आपका पैसा जो है वो बैड डेट हो जाए। ठीक है, तो इस बैड डेट के अलाउंस को जो है वो रिमूव करने के लिए और उससे को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को वही पेमेंट टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जो है अपनी पेमेंट पे ऑफ करें। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कंसीडर करते हैं एक डेट कलेक्शन एजेंसी कंपनी को ताकि वो हमारी रिकवरी करवा कर दे। ठीक है, अगर कोई कस्टमर नहीं दे रहा, आपके पैसे इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं पे ऑफ कर रहा, तो यू हैव रिक्वायर्ड ऑफ एन एजेंसी that they have the work of debt collection। ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट सप्लाई देम विद एनी मोर गुड्स। ठीक है, अगर वो पर्सन जो डिफॉल्ट कर रहा है तो आप उनको एक टारगेट लिस्ट में ले आइए और फिर नेक्स्ट टाइम उनको और गुड्स जो है वो प्रोवाइड ना करें। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट टू बी मेड बाय BACS एंड नॉट चेक। ठीक है, आपको चाहिए कि उनसे आप रिक्वेस्ट करो कि आप हमें चेक ना दो बल्कि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डालो या फिर हमें ऑन कैश दो। ठीक है, क्योंकि चेक बाउंस भी हो सकते हैं। ठीक है, now the banking facility ensure you talk with the bank in regards to your cash flow। ठीक है, आप जो भी वॉट एवर आपकी जो डीलिंग है कस्टमर के साथ या बैंक के साथ वो बैंकिंग सर्विस के थ्रू हो। आस्क योर बैंक ऑन लोअरिंग इट ओवरड्राफ्ट फीस एंड बैंकिंग चार्जेस। अपने बैंक से कहो कि उनकी ओवरड्राफ्ट फीस जो है वो कम करें और बैंक चार्जेस कम करें। बेटा ओवरड्राफ्ट फीस वो होती है कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने बिजनेस का रनिंग फाइनेंस अकाउंट ओपन करवाती हैं। ठीक है, रनिंग फाइनेंस अकाउंट में ये होता है बेटा कि अगर किसी टाइम अगर आपके बिजनेस के अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो वो एक लिमिट होती है हर बिजनेस की, तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग जो है लोग विदड्रॉ करवा सकते हैं अमाउंट, जबकि उस अकाउंट में पैसे नहीं है, 0 पैसे हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज 5 मिलियन की लिमिट है और कोई पर्सन 5 लाख रुपए का चेक लेकर आता है तो वो विदड्रॉ करके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक फीस चार्जेस होती है, ओवरड्राफ्ट फीस चार्जेस होती है बैंक की तरफ से, और ये इस पर्पज के लिए बिजनेस खुलवाते हैं ताकि उनके जो रनिंग फाइनेंस अकाउंट इसलिए ओपन करवाते हैं ताकि उनका इन फ्यूचर जो है डिफेम ना हो वो इस बात से, या उनका कोई चेक बाउंस हो जाएगा तो उनकी गुडविल पे जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्टेड होगा वो चीज़। तो इस वजह से वो रनिंग फाइनेंस अकाउंट ओपन करवाते हैं कि इन केस अगर कभी जो है पैसे ना भी हों तो वो जो है बैंक खुद जो है अपने बिहाफ पर जो है ओवरड्राफ्ट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए जो भी वॉट एवर फीस होती है वो लो करवाना, बेंचमार्क योर करंट बैंकिंग फैसिलिटीज विद अदर। ठीक है, कंसीडर दैट फैक्टराइजिंग टू गिव यू कैश फ्लो अ बूस्ट। ठीक है, आप उसको इस तरह से फैक्टराइज कर दो, इस तरह से इंस्टॉल कर दो कि आपको जो है टाइमली जो है आपके कैश फ्लो में कोई हडल ना आए, आपकी कैश जो है वो कम ना हो जाए। ठीक है, इंश्योर यू हैव इनफ फंड फॉर 2-3 मंथ्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग। इतना इंश्योर कर लो कि आप जो अगर 2 से 3 महीने अगर आपका बिजनेस ना भी चले तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप उससे अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सको। ठीक है, डिपॉजिट सरप्लस कैश इनटू बॉन्ड्स हाई इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास सरप्लस अमाउंट बचती है उसको आइडल मनी के तौर पे ना रखो बल्कि उससे बॉन्ड्स खरीद लो या फिर कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिले ताकि आपको कैश जो है वो
इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। कॉस्ट अवॉइडेंस, टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एट नाइट। बिजनेस में ये बहुत बड़ा रूल है कि आप अपने कॉस्ट को इस तरह से भी डील कर सकते हो कि अपने इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस को जब आप काम नहीं कर रहे उस वक्त जो है ओवर द नाइट जो है टर्न ऑफ करके रखो। कंसीडर एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स हीटिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी है थ्रू के इलेक्ट्रिक हम उसी को यूटिलाइज करें फॉर द बिजनेस। हम जो है सोलर पैनल भी लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट करके जो है हम अपनी कॉस्ट को कर्टेल कर सकते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस। रिड्यूस ट्रैवल एंड यूज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अपने ट्रैवल को जो है वो कम से कम करें, रिड्यूस करें। उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेली कॉन्फ्रेंस की तरफ आएंगे। बाय गुड्स ओनली इफ इट हैज़ अ बेनिफिट फॉर द एंड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। वो गुड्स बाय करें जो कि कस्टमर के लिए बेनिफिट है, उस वक्त बाय करें जिस वक्त कस्टमर का ऑर्डर आता है। आइडल मनी के तौर पर, आइडल इन्वेंट्री के तौर पर नहीं रखें, ठीक है। डू नॉट पे स्टाफ फॉर बीइंग ऑफ सिक, ठीक है। अपने स्टाफ को उस वक्त मत दें जब वो सिक हो, ठीक है। Hopefully it is clear to you, and if you have any queries so you can ask me in my WhatsApp number, ठीक है। Hopefully you will get all the points regarding this topic. Inshallah we will meet in the next session. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much.